नमस्कार। हम सब जानते हैं कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं, है ना। हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, एकदम छोटे न दिखने वाले बैक्टीरिया से लेकर विशाल बरगद के पेड़ और समंदर में तैरती ब्लू व्हेल तक। आज की हमारी ये चर्चा भारत की इसी जिंदा विरासत के बारे में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे बचाने के लिए क्या-क्या कोशिशें हुई हैं। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबसे कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत लिप्चा लोकगीत से। ये सिर्फ कुछ शब्द या एक धुन नहीं है, ये हमें उस गहरे रिश्ते की याद दिलाता है जो यहाँ के लोगों का प्रकृति के साथ हमेशा से रहा है। ये गीत बताता है कि भारत की आत्मा में प्रकृति और संस्कृति कैसे एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये हमें एहसास कराता है कि यहाँ प्रकृति कोई चीज नहीं है जिसे हम बस इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम खुद उसका एक अटूट हिस्सा हैं। तो ये शब्द जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, हम इसे बार बार सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जानवरों और पौधों की एक लंबी लिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक दूसरे से गुंथा हुआ जाल है, जीवन का एक ताना बाना। और हम भी इस ताने बाने का बस एक छोटा सा धागा है। और ये कोई मामूली जाल नहीं है। यही वो सिस्टम है जो हमारी हवा को साफ रखता है, हमारे पानी को पीने लायक बनाता है और उस मिट्टी को उपजाऊ रखता है जिससे हमारा खाना उगता है। सच तो ये है कि इसके बिना हमारा यहाँ होना नामुमकिन है। लेकिन जिंदगी देने वाला ये जो खूबसूरत जाल है ना, अब ये बहुत ज्यादा तनाव में आ गया है। हमारे काम करने के तरीके, हमारे फैलते शहर, हमारी ज़रूरतें, इन सब ने मिलके जीवन के इस ताने बाने को कह सकते हैं कि उधेड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारे वन्य जीवों के सामने आज सबसे बड़े खतरे कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला और बड़ा खतरा है अवैध व्यापार के लिए उनका शिकार, जिसे हम पोचिंग कहते हैं। दूसरा, उनके रहने की जगह, उनके प्राकृतिक घर लगातार सिकुड़ रहे हैं क्योंकि हम सड़कें बना रहे हैं, खेत फैला रहे हैं। तीसरा, जिन जानवरों का वो शिकार करते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा, बढ़ती हुई इंसानी आबादी का दबाव। और अगर इस पूरे संकट को किसी एक चीज से समझना हो, तो बाघ का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। बाघ एक तरह से इस पूरे इकोलॉजिकल स्ट्रेस का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गया है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के जंगलों में करीब करीब 55,000 बाघ हुआ करते थे। एक बहुत ही शानदार संख्या थी, है ना। लेकिन फिर सिर्फ कुछ ही दशकों में 1973 तक ये आंकड़ा गिरकर कहां पहुंच गया? सिर्फ 1,827। जरा सोचिए, 55,000 से सीधे 1,827। ये एक तबाही थी। और इसकी वजह खाल और हड्डियों के लिए बेरहमी से किया गया अवैध शिकार। हमारे बाघ विलुप्त होने की कगार पर आ खड़े हुए थे। ये सिर्फ कुछ जानवरों की बात नहीं थी, ये एक नेशनल क्राइसिस, एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार को एक्शन में आना ही पड़ा। और यहीं से शुरू होती है हमारी संरक्षण की कहानी का पहला हिस्सा, सरकार की तरफ से की गई कोशिशें। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारे देश में संरक्षण के कानून वक्त के साथ कैसे विकसित हुए। सबसे पहले 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसने एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया। इसके ठीक एक साल बाद 1973 में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर कंजर्वेशन कैंपेन्स में से एक प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। फिर 80 और 86 में इस कानून को और भी मजबूत बनाया गया। और कमाल की बात यह है कि इसमें तितलियों और पतंगों जैसे सैकड़ों कीड़ों को भी सुरक्षा दी गई। और 1991 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, जब पहली बार पौधों को भी इस प्रोटेक्टेड लिस्ट में जगह मिली। तो इस कानून की जो मूल रणनीति थी वो क्या थी? इसे हम 3 पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला, जो भी संरक्षित प्रजातियां हैं उनके शिकार पर पूरी तरह से बैन। दूसरा, वन्य जीवों के जो प्राकृतिक घर हैं, मतलब जंगल, उन्हें कानूनी सुरक्षा देना। और तीसरा, जानवरों के अंगों जैसे खाल, हड्डी, इन सब के अवैध व्यापार पर कड़ाई से रोक लगाना। अब सवाल उठता है कि सरकार इतने बड़े बड़े जंगलों को मैनेज कैसे करती है? इसके लिए एक बहुत ही क्लियर सिस्टम बनाया गया है। हमारे देश के आधे से ज्यादा जंगल आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स हैं। इन्हें संरक्षण के लिहाज से सबसे कीमती माना जाता है। फिर करीब 1/3 जंगल संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं, जिन्हें और ज्यादा नुकसान से बचाने पर जोर दिया जाता है।
और जो बाकी बचते हैं वो हैं अवर्गीकृत वन, जो सरकार, निजी लोगों और समुदायों के पास होते हैं। लेकिन रुकिए, संरक्षण की ये कहानी सिर्फ सरकारी कानूनों और दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक दूसरा और शायद उतना ही जरूरी पहलू है जो जमीन पर लोगों के बीच लिखा जा रहा है, और इसे लिखने वाले हैं स्थानीय समुदाय। तो यहाँ हमें साफ साफ संरक्षण के दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है सरकार का फॉर्मल टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें नेशनल पार्क बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है। और दूसरी तरफ है समुदायों का जमीनी बॉटम अप तरीका, जो सामाजिक आंदोलनों, पारंपरिक विश्वासों और लोगों की सीधी भागीदारी से ताकत लेता है। और जब लोग खुद आगे आते हैं तो कमाल के उदाहरण सामने आते हैं। जैसे राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में जब खनन से जंगल को खतरा हुआ तो गांव वालों ने सरकार के ही बनाए वाइल्ड लाइफ एक्ट का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं अलवर में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। मतलब एक तरह से उनका अपना सेंचुरी, जिसके नियम भी वो खुद बनाते हैं। और हिमालय के उस मशहूर चिपको आंदोलन को कौन भूल सकता है, जहां लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सचमुच उन्हें अपनी बाहों में भर लिया था। और बीज बचाओ आंदोलन जैसे प्रयास भी चल रहे हैं, जो हमारी पारंपरिक खेती की डाइवर्सिटी को बचाने में लगे हैं। और इसी कम्युनिटी कॉन्जर्वेशन की एक बहुत ही पुरानी और अनोखी भारतीय परंपरा है पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स। इन्हें देवी देवताओं का जंगल भी कहा जाता है। ये जंगल के वो हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय लोग अपनी धार्मिक आस्था की वजह से बिल्कुल नहीं छेड़ते। यहाँ से एक पत्ता तोड़ना भी मना होता है। और इसी वजह से ये जंगल अपने एकदम असली प्राचीन रूप में आज भी बचे हुए हैं। ये सम्मान और सुरक्षा सिर्फ पूरे के पूरे जंगल के लिए ही नहीं है, बल्कि कुछ खास पेड़ों के लिए भी है। जैसे छोटा नागपुर इलाके में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। शादी ब्याह में भी इन पेड़ों का खास महत्व होता है। ठीक इसी तरह कई समुदायों में इमली, आम, पीपल और बरगद के पेड़ों को पवित्र माना जाता है और पीढ़ियों से उनकी हिफाजत की जाती है। तो इन सारी बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? ये हमें एक बहुत बड़ी और साझा जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं। ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाती हैं जिसे हमें मिलकर बुनना होगा। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और प्रकृति दोनों साथ साथ आगे बढ़ें। अगर इस पूरी कहानी से कोई एक सबसे बड़ा सबक लेना हो तो वो ये है कि असरदार संरक्षण न तो सिर्फ सरकार अकेले कर सकती है और न ही सिर्फ कोई समुदाय। ये एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी होनी चाहिए। और ये बात अब सब मान रहे हैं कि अगर हमें लंबे समय तक कामयाबी चाहिए तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के केंद्र में स्थानीय समुदायों को रखना ही होगा। गौतम बुद्ध का ये कथन संरक्षण के गहरे मतलब को कितनी खूबसूरती से समझाता है। वृक्ष असीमित दया और परोपकार का एक अजीब जीव है। ये सभी प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ तक कि उसे काटने वाले कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया देता है। ये हमें याद दिलाता है कि संरक्षण सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक बुद्धिमानी और उदारता का काम है, ठीक प्रकृति की तरह। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सरकार और समुदाय इस विरासत के बड़े संरक्षक हैं, तो फिर जीवन के इस जटिल जाल को बचाने में हमारी एक व्यक्ति के तौर पर क्या भूमिका है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।